इस वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और क्लास 11th का चैप्टर है। बाकी मैं करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले बात करूंगा भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। जीरो लेवल से स्टार्ट करा है मैंने कि भाई आपको भूल गए हो तो भी याद आ जाए। फिर बात करिए भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मीनिंग होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, और जो एनसीईआरटी बुक है ना उस एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज का मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। देखिए, चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और चांस अगर आपको पता लग जाता है तो सबसे ज्यादा ये चैप्टर है और ये प्रोबेबिलिटी काम आता है डिसीजन मेकिंग में। और आप और हम जानते हैं भाई डिसीजन मेकिंग तो हम रोज करते हैं। अगर हमारी डिसीजन मेकिंग ठीक हो जाए ना या लॉजिकल हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हम अपनी लाइफ में कर पाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग अच्छी हो इसलिए इस चैप्टर को ठीक से पढ़ना जरूरी है। जीरो लेवल से लेते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा इससे पहले प्रोबेबिलिटी के नाम पे कि भाई ये ऐसा फार्मूला टीचर पढ़ाता होगा। क्या था फार्मूला? नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम आते थे, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स आते थे, और इस तरह से निकाल के टीचर बताता था कि भाई जो प्रोबेबिलिटी है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं ना, वो 1 से तो कम होती है, 1 के बराबर हो जाती है और 0 और 1 के बीच में लाई करती है। डन। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम प्रोबेबिलिटी की कम और इवेंट्स की ज्यादा बात करेंगे। पूरे चैप्टर में सिर्फ 3 के बारे में बात की जाती है। मैंने 5-6 क्लास को पूरा ढूंढा, सबसे ज्यादा बात की जाती है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में क्वाइंस के बारे में, राइट। और उसके बाद डाइस के बारे में बात की जाती है, और डाइस के बाद में कार्ड बात किए जाते हैं। आप सबको पता है कार्ड जो है वो 52 होते हैं। इन तीनों को छोड़ देते तो इनके अलावा बहुत कम किसी के बारे में प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मैं बताता हूं कि 11th क्लास में स्पेशल क्या है। 11th क्लास में 3 थ्योरीज के बारे में बात की जाती है। क्लासिकल थ्योरी जो ऑलरेडी आपने कर रखी है, स्टेटिस्टिकल थ्योरी है ना, क्लास 9th में आई थी लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्लास 11th में डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कहां आता है, सेकंड एक्सरसाइज के बारे में आता है। अब बोलो सर डिफरेंस क्या है इन तीनों के बीच में? देखिए, क्लासिकल और स्टेटिकल का एक नुकसान था, डीमेरिट थी। ये दोनों काम करते थे अगर फाइनाइट आउटकम होते हैं। बात समझ आई? फाइनाइट आउटकम होते हैं तो उस केस में ही काम करते थे, लेकिन ये इसके लिए इनफाइनाइट आउटकम है तो भी काम करेगा। इसमें एक और नुकसान था कि यहां पे सभी के चांस है ना इक्वली चांस मानते थे, इक्वली होने के। भाई हेड और टेल आने का, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हम मानते थे 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी मानते थे 1/2 है। लेकिन आप क्वाइन को 100 टाइम्स थ्रो कर लो 50-50 नहीं आता। लेकिन ये तो बेस ही इस पे काम करती थी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो क्लासिकल और स्टैटिकल अप्रोच में ना इन दोनों को डीमेरिट है, तो इसलिए हमें एक्सोमेटिक अप्रोच के बारे में बात करनी पड़ी। आप लोग सिर्फ था क्या, तो क्लासिकल थ्योरी का थोड़ा सा पढ़ा देता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हम क्लासिकल में या लोअर क्लासेस में करते क्या थे। क्लासिकल थ्योरी के बारे में बात बताता हूं। देखिए, ये फार्मूला जहां यूज होता है ना, ये तो वैसे एक्सोमेटिक अप्रोच में बात करेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल से समझाता हूं। भाई एक डाइस आप रोल करी तो 6 आउटकम हो गई, ठीक है। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि भाई इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर तो 2, 4, 6, 3 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या हो जाएंगी? टोटल आउटकम तो 6 थे, इवन नंबर के आउटकम यहां पे 3 आए, तो यहां पे आंसर आ गया 1/2। ये इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी निकालते थे ना उसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बात बनी? इसके बारे में हम बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे और ना ही हमारे सिलेबस में है। हाँ, एक्सोमेट्री के बारे में डिटेल में लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक लेवल लेता हूं, जीरो लेवल। देखिए, बेसिक का मतलब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए, रैंडम वर्ड तो होता है बिना सोचे समझे पिक करना, वैसा ही कुछ है। कहते हैं एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं इफ इट इज सेटिस्फाइड 2 कंडीशन। सर कौन सी 2 कंडीशन है? ये 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन के बारे में डिटेल में बताता हूं, इफ इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम। आपने ध्यान दिया, अगर एक से ज्यादा आउटकम हो और इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट आउटकम, ये जो आउटकम है ना वो एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर पाए,
इस तरह के जो आउटकम होते हैं उनको रैंडम एक्सपेरिमेंट में काउंट करते हैं। आप बोलो सर समझाओ तो सही एग्जाम्पल से समझाता हूं और आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले ये बताइए, टोसिंग ए क्वाइन, भाई टोस करते एक ही क्वाइन को करते हैं तो दो आते हैं, हेड या टेल। तो इसने कहा था कि भाई मोर देन वन पॉसिबल आउटकम है, यहां पे दो हैं। फिर ये कहता है भाई हमने क्वाइन थ्रो किया तो पॉसिबिलिटी थोड़ी है कि हेड आएगा टेल आएगा, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। डाइस को थ्रो करना ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में काउंट होता है। एक कार्ड को ड्रॉ करना फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट बेसिकली उनको कह देते हैं जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। बात बनी? चलिए होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेता हूं। देखिए छोटे छोटे वर्ड है, इनका मीनिंग बताता हूं। आउटकम, सैंपल स्पेस और इवेंट, इसमें मीनिंग क्या है? आउटकम की सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। भाई एक डाइस को थ्रो किया गया, उस डाइस के थ्रो करने पे क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो पॉसिबल आउटकम है ना, इन पॉसिबल जो एक्सपेरिमेंट किया है उनको आउटकम कहते हैं। फिर बोलो सर अब सैंपल स्पेस किसको कहते हैं? एक्चुअल में सैंपल स्पेस तो कलेक्शन ऑफ आउटकम हो गया। इन दोनों में सिर्फ एक फर्क है कि ये अगर सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं ना आउटकम को, देखिए मैंने क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद ये जो एस है ना, ये सैंपल स्पेस है। भाई इन दोनों में फर्क क्या है? बस फर्क ये है कि सेट की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सैंपल स्पेस आ जाता है। फिर इवेंट क्या है? एक्चुअल में इवेंट जो है ना वो तो सबसेट है किसका? आउटकम का। देखिए मैंने इवेंट की डेफिनेशन क्या लिखी है, कहते हैं एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस का कोई सबसेट है ना उसको इवेंट कहते हैं। भाई ये तो एक डाइस का था, मैंने एक सबसेट ले लिया, गेटिंग इवन नंबर। तो ये जो ई है ना, ये देखा जाए तो सबसेट है पूरे सैंपल स्पेस का। और इवेंट की मैंने क्या डेफिनेशन बताई? एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। बात बनी? ओके, फिफ्थ इंपोर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। कहते हैं भाई टाइप्स ऑफ इवेंट। देखिए इवेंट्स को दो इसमें डिवाइड किया गया है, सिंपल और कंपाउंड। सर सिंपल क्या होते हैं? सिंपल की डेफिनेशन ये होती है अगर जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो। भाई एग्जांपल से समझाता हूं आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। देखिए अगर किसी में एक ही सिंगल सैंपल पॉइंट होता है ना, ओनली वन सैंपल पॉइंट, ऐसे वाले इवेंट को सिंपल इवेंट कहते हैं। ठीक है, अगर ये मोर देन वन हो जाए, इसमें दो सैंपल पॉइंट है, उसको हम कंपाउंड करेंगे, कहेंगे कंपाउंड इवेंट क्या होता है? विच हैज मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा आ जाए। तो ये देखिए एग्जैक्टली वन हेड है, तो एग्जैक्टली वन हेड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहां पे दो सैंपल पॉइंट बन गए। तो मेरे समान ना इजी है ये। डन। 6 देख लेते हैं। देखिए एक और तरीका है टाइप्स ऑफ इवेंट का, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल। देखिए श्योर इवेंट किसको कहते हैं? व्हेन होल सैंपल स्पेस इज देयर, उस केस में श्योर इवेंट कहते हैं। और व्हेन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड इन इम्पॉसिबल इवेंट। आप बोलो सर मीनिंग से समझाओ, एग्जाम्पल से समझाओ। चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक एग्जाम्पल देखिए, एक हमने डाइस को थ्रो करा तो इसके सैंपल स्पेस ही आ गया। अब मैं एक इवेंट ले रहा हूं, अकरेंस ऑफ ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब लेस देन 7 के मैंने लिखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो इवेंट आया है, ये इवेंट अगर सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। तो इस केस में ये श्योर इवेंट है। बात बताऊं दोबारा से, अगर कोई सैंपल स्पेस इवेंट के सैंपल स्पेस यानी कि एस किसी इवेंट के बराबर हो जाता है तो वो श्योर इवेंट कहलाता है। फिर इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकता, ये देखिए अकरेंस ऑफ ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7। अब इसमें कोई नंबर है जो 7 से ग्रेटर है ही नहीं ना, तो यानी कि 7 से ग्रेटर कोई नहीं है, एम्प्टी सेट है। तो इस केस में अगर देखिए एम्प्टी सेट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो श्योर इम्पॉसिबल क्लियर हो गया। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पता है ये आता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूं। अक्सर एक क्वेश्चन आता है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट।
देखिए भैया, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है कि दो इवेंट के बीच में आर सेड टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इफ दे आर नथिंग कॉमन बिटवीन देम। अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, नल सेट होता है, उन दोनों को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इवेंट लेते हैं ओड नंबर का, दूसरा इवेंट ले लेते हैं 2 4 6 इवन नंबर, मतलब ओड और इवन का ले लिया। इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कुछ भी नहीं आता है, यानी कि नल सेट आता है। सो देयरफॉर दीज टू आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। क्वेश्चन ऐसा आता है, चलिए मैं इसको सोल्व करते हैं। हमसे पूछा है डाई इज रोल्ड, इज द इवेंट डाई शोज 4। ई जो है ना वो भैया 4 को शो कर रहा है, ठीक है। एफ इज द इवेंट डाई शोज ए इवन नंबर, और एफ जो है ना वो इवन नंबर है, तो 2 4 6 3 आते हैं इवन नंबर पे। ये सैंपल स्पेस को अगर मैं लिख लेता हूं ना तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से ये दो इवेंट हो गए। हमसे पूछा है क्या ई एंड एफ आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। देखिए दोनों में 4 कॉमन है, ई इंटरसेक्शन एफ निकाला तो 4 आ गया। और हमसे पूछा आर दे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, नो। क्यों नो? बिकॉज 4 इज कॉमन, उन दोनों में 4 है ना वो प्रेजेंट है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तभी होंगे जब कुछ इन दोनों में प्रेजेंट नहीं हो। बात बनी? 8th ले लेते हैं। देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के साथ हमेशा एग्जॉस्टिव इवेंट पढ़ाते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है? कहता भाई 3 इवेंट को एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे अगर उन तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए। सर 3 होने जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है 3 हो, 4 इवेंट हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो। कंडीशन ये है कि जब उनका यूनियन ले और वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए। फॉर एग्जांपल ये एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 3 4 और तीसरा सेट है 5 6। तो आपको मैं इन तीनों का ए यूनियन बी यूनियन सी ये निकालता हूं तीनों में। तो पहले देखिए 1 2 3 2 बार है तो एक बार आएगा, फिर 4, फिर 5 6। अगर यही तो सैंपल स्पेस था, अगर ये एस के बराबर आ जाता है उस केस में इन ए बी सी को हम क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। बात बनी? चलिए आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ओके, अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 14.1 का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन में कवर किया था अभी। चलिए सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है डाइस इज थ्रोन, डिस्क्राइब द इवेंट्स। सबसे पहले तो एक सैंपल स्पेस बनाना होता है भाई। अगर डाइस मैंने थ्रो करी है तो ये सैंपल स्पेस होते हैं, राइट। अब ये क्या कह रहा है? ए नंबर लेस देन 7। ए एक इवेंट है ना। अच्छा लेस देन 7 तो सारे ही होते हैं, यानी कि ए जो है ना वो हम लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया लेस देन 7। भाई लेस देन 7 में 1 2 3 4 5 6 हो गया। आपको सैंपल स्पेस में से ही इवेंट निकलेंगे, ये ध्यान में रखना। सेकंड देखते हैं, कहते हैं नंबर ग्रेटर देन 7। अच्छा ग्रेटर देन 7 तो कोई है ही नहीं, तो ग्रेटर देन 7 अगर नहीं है तो आप भी एग्री करोगे यहां पे जो है ना वो भैया नल सेट होगा, यानी कि 0 होगा, है ही नहीं। ये भी आप एग्री कर रहे हो मेरे साथ। थर्ड वाला देखते हैं, कहते हैं सी से मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 भी है और 6 भी है, दो ही तो एलिमेंट है। तो इस वाले इवेंट में ना 2 ही एलिमेंट मिलेंगे, तो ये लीजिए 2 एलिमेंट लिख देते हैं 3 और 6। आई होप ये भी आपको एग्री हो गया। ये वाला देखते हैं फोर्थ, ए नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 में 4 लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, तो ये 3 बनते हैं 1 2 3। तो अगर ये 3 बनते हैं तो मैं इसको लिख देता हूं, ये 1 2 3 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अब 5 वाला कर लेते हैं। कहते हैं इवन नंबर भी होना चाहिए और ग्रेटर देन भी 4 होना चाहिए। ग्रेटर देन 4 तो भैया 2 थे, लेकिन इवन नंबर तो एक ही है ना उन दोनों में। इन दोनों में से 6 ही तो इवन नंबर है, तो यहां पे मुझे जो मिलेगा ना वो एक ही मिलेगा। ये लीजिए इवेंट में एक ही आउटकम है, एक सैंपल स्पेस है। 6 देख लीजिए, कहते हैं एफ ए नंबर नोट लेस देन 3। देखिए नोट लेस देन 3 का मीनिंग समझाता हूं कि भैया 3 से कम नहीं होना चाहिए। 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा। अच्छा अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम इस केस में 3 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 3 है ना वो 3 के बराबर है, लेस देन तो नहीं है। तो इस वाले में 4 सैंपल पॉइंट बने। पहला स्टेप तो ये है। फिर कहता है ए यूनियन बी निकालो। देखिए इसमें ना बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं।
आपको एक दो मैं बताऊंगा तो आपको आइडिया लग जाता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये बता दीजिए बेसिकली ए माइनस सी वाला, और ये एक बता दीजिए जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट और इसकी बात करते हैं। तो रेंडमली सबसे पहले तो ए यूनियन बी ले लेता हूं। ए यूनियन बी आपको सेट याद है ना, ए और बी में अगर आपको दोनों एलिमेंट जो कॉमन है वो तो आपको बिल्कुल एज इट इज लिखने हैं, ये लिखिए और बाकी आ जाएंगे। ये मैंने कर दिया। फिर एक और ले लेता हूं जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ए माइनस सी लेता हूं। देखिए ए माइनस सी जो है ना वो होता है ए के सारे एलिमेंट सी को छोड़ के। तो ए के तो वन ये है ना, सी में अगर 3 और 6 है तो मैं ये 3 और 6 को हटा दूंगा। तो 3 और 6 को हटा दूंगा तो 1 2 4 5 6। आई होप ये आपको सेट चैप्टर से याद होगा। ये मैंने ले लिया। एक मैं कॉम्प्लीमेंट वाला ले लेता हूं। कॉम्प्लीमेंट वाले का मतलब है कि आपको समझाने के हिसाब से ये ले लेता हूं कि भैया ई, पहले तो एफ कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। फिर ये कह रहा है कि भाई ई और एफ कॉम्प्लीमेंट के बीच में कॉमन निकालते हैं। एफ कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। एफ कॉम्प्लीमेंट मैं यहीं लिख देता हूं, यानी कि वो एलिमेंट जो एफ में है उनको छोड़ दो। 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 है, तो इसमें दो ही बचे 1 और 2। तो पहले का तो आंसर मैंने लिख दिया 1 और 2। आई होप एग्री करा। फिर देखिए अब ये कहते हैं ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, तो ई वाला तो ये है राइट भैया, एफ कॉम्प्लीमेंट वाला ये है। तो आप ये बताओ क्या इनमें कुछ कॉमन है क्या? आंसर है नहीं है, तो ये खाली नल सेट बन रहा है, इसको 5 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो मैंने कोशिश करी है 4 के आंसर देने की, बाकी भी इजी है आप कर लोगे। चलिए ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब। इस थर्ड क्वेश्चन में एक देखिए पेयर ऑफ डाइस कह रहा है, ये पेयर ऑफ डाइस है उसको रोल किया गया है, रिकॉर्ड किया गया नंबर ऑफ आउटकम। पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए भाई 6 इंटू 6 है ना, उसके 36 आउटकम बनते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं 36 आउटकम लिख लेते हैं। ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। आई होप ऑल ऑफ यू आर एग्री विद मी। ये मेरे सैंपल स्पेस है यानी कि एस राइट। कहते हैं सम ग्रेटर देन 8 है ना, सम ग्रेटर देन 8 भैया देखो हाईएस्ट सम तो 12 हो सकता है, तो सम एक ग्रेटर देन 8 में सम 9 ले लेते हैं, उसके लिख लेते हैं। तो 9 वाले अगर मैं लूंगा तो एक 3 और 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है राइट। एक 6 3 इसका उल्टा हो सकता है, ये भी सही है। एक 4 और 5 हो सकता है, देखिए इनका सम भी 9 आ रहा है। और एक 5 4 भी हो सकता है। और इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई आंसर बनेगा, तो सम 9 वाले ये हो गए। फिर इसी में सम जो है ना ग्रेटर देन 8 कह रहा है ना, तो भाई सम 9 के बाद सम 10 देखते हैं कितने हो सकते हैं। सम 10 में अगर आप देखो ना 5 और 5, लेकिन पहले 4 से शुरू करते हैं। 4 और 6 भी सम 10 दे रहा है, ठीक है जी। 6 4 इसका उल्टा लिख लीजिए। फिर 5 ये भी सम 10 दे रहा है, तो इसमें 3 बने राइट। अब सम 11 देख लेते हैं जहां तक पॉसिबल है। सम 11 वाले आप चेक करोगे तो सम 11 वाले में देखिए 5 6 और 6 5 दो बनते हैं ना। 5 6 भी देखिए सम 11 दे रहा है और 6 5 भी सम 11 दे रहा है। फिर सम 12 की बात कर लेते हैं। अगर यहां पे देखो तो एक ही है ये वाला, तो यहां पे 6,6 हो गया। इनका जो सम है ना, अब ये टोटल अगर आप नोट करो तो 10 के आसपास बने। ये जो कलेक्शन है ना ये हमारा ए सेट होगा राइट, जो हमसे पूछा गया था ना ए सेट, वो ये होगा। फिर कहते हैं भाई बी सेट लिखो, क्या लिखो? 2 अकर्स ऑन ईदर डाइस, किसी एक पे 2 आना चाहिए, ये लिखने हैं मुझे। इन पे देखिए किसी एक पे आ रहा है और यहां पे भी लिखना है। तो इनको अगर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा तो किस तरह से लिखना पड़ेगा? b इक्वल टू, सबसे पहले लिखते हैं 1,2 भी हो सकता है। 1,2 के बाद 1, मतलब इसको सीधा लिख देता हूं 2,2 भी हो सकता है। ये पूरी लाइन लिख देता हूं। फिर यहां पे 3,2 भी हो सकता है। फिर 4,2, उसके बाद 5,2, उसके बाद 6,2। ठीक है, अब ये लाइन लिखी। अब ये भी तो हो सकता है, ये भी तो चलेगा, बस ये कॉमन है, ये ध्यान में रखना। यहां पे 2,1 हो जाएगा। 2,3 लेंगे क्योंकि 2,2 तो ऑलरेडी आ चुका है। फिर 2,4 लेंगे, फिर 2,5 लेंगे और 2,6 लेंगे। मेरा मानना है आपके ये करेक्ट होंगे इससे। चलिए सी की बात करते हैं। सी में साफ साफ कह रहा है कि सम इज एटलीस्ट 7,
और मल्टीपल ऑफ 3। अब सम एटलीस्ट 7 का मतलब है कि सम भैया 7 भी हो सकता है, मैं लिख दूं सम एटलीस्ट 7, तो सम 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12। लेकिन ये कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 तो सिर्फ ये है, 9 है और 12 है। तो हमें वही आउटकम लिखने हैं जिनका सम। अब सम 9 वाला अगर मैं लिखूं आपको, चलो सम 9 वाले अगर मैं आपको बताऊं, 3 से शुरू कर देते हैं, आई होप एग्री करोगे। ये 3 6 हो सकता है और 6 3 हो गया, ठीक है जी। देखो ये रहा सम 9 वाला, और उसके बाद में 4 5 हो सकता है, 5 4 हो सकता है। उसके बाद में सम 9 के बाद 12 वाला तो एक ही है। सम 12 वाला अगर मैं यहां पे लिखूं तो वो सिर्फ 6,6 है। इसकी जो कलेक्शन है ना, वो कलेक्शन जो है वो हमारी यहां पे सी के होगा। डन। विच पेयर ऑफ दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो याद दिलाता हूं पहले, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव था क्या, जिससे कि आपको क्लिक कर जाए। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव उन इवेंट को कहते थे जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, 5 कॉमन होता है। अब मेरे पास अगर नोट करें तो देखिए ABC है, ABC में अगर आप देखें, C में अगर ये देखो यहां A और C तो होने से रहा क्योंकि दोनों में कॉमन है। फिर अगर आप नोट करें कि इसमें 3,6 यानी कि ये हो सकता है, ये आपको देखो B और C, तो एक तो B और C जो है ना वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है क्योंकि 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं देखी इसमें। फिर यहां पे अगर आप बात करें कि A और B, अगर मैं देखूं क्या A और B में यहां पे किसी पे 2 नहीं आ रखा यहां, तो A और B है वो भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो ये 2 हैं। लेकिन A और C में ना ये कॉमन है, यहां पे भी 6 6 है, यहां पे भी 6 है, तो देर आर ओनली 2 पेयर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बात बनी थोड़ी बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेल अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताता हूं क्या करें। कहते हैं 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ए डिनोट करता है 3 हेड। सबसे पहले तो मैं सैंपल स्पेस लेता हूं, 3 कॉइन्स अगर थ्रो करें ना तो टोटल 8 बनते हैं। एग्री कर रहे हो भाई, तीनों पे हेड आ सकता है, 2 पे हेड, 1 पे टेल, 2 पे टेल, 8 बनते हैं। अब ए क्या रिप्रेजेंट करता है इवेंट, वो देखते हैं। ए डिनोट 3 हेड शो, 3 हेड शो, तो यानी कि ए के अंदर है ना वो एक ही सैंपल पॉइंट आएगा, बिल्कुल ठीक है। बी क्या डिनोट करता है, बी डिनोट 2 हेड एंड 1 टेल, तो बी भी ले लेता हूं, 2 हेड और 1 टेल है, तो इसके अंदर 3 सैंपल पॉइंट है, THH, ठीक है जी। ये T बीच में भी आ सकता है और T जो है वो लास्ट में भी आएगा, 3 सैंपल पॉइंट, क्योंकि 2 हेड और 1 टेल कह रहा है। C क्या कह रहा है, C डिनोट द इवेंट 3 टेल्स शो, तो C में बड़ा आसान है भैया, C में सिर्फ 3 टेल हैं, राइट। उसके बाद D डिनोट एन इवेंट ए हेड शोज ऑन द फर्स्ट क्वाइन। फर्स्ट क्वाइन पे ना ये कह रहा है कि हेड आना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाइन पे हेड तो ये भी है, राइट। ये लिख देता हूं पहला एक, ये भी हो सकता है। फिर आप देखो ये दोनों भी तो हैं जिन पे फर्स्ट है, यानी कि HTH और HHT, ये भी आ सकता है। फिर ये भी तो पॉइंट हो सकता है जिसमें फर्स्ट पे हो, तो HTT, राइट। यहां पे 4 सैंपल पॉइंट हो गए, क्योंकि D डिनोट करते हैं हेड शोज ऑन द फर्स्ट वन। क्वेश्चन है विच इवेंट्स आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बड़ा आसान है। यहाँ पे पहले आप बताइए ट्रिपल, पहले तो ए और बी जो अगर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधा लिख दो भैया ए इंटरसेक्शन बी है ना, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, पहला तो ये लिख दिया। अगर आप देखो ए और सी में भी कुछ नहीं है तो ए और सी जो है वो भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में आ गया। फिर अगर ए और डी नहीं हो सकता ए का इसके साथ, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। फिर आप ध्यान से देखो तो बी और सी भी हो सकता है, तो बी इंटरसेक्शन सी है वो भी पॉसिबल है। फिर बी और डी में जब मैं देख रहा था तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि HST यहां पे भी है और ये भी है, एग्री। तो इसमें 3 पेयर बने। सिंपल की डेफिनेशन बताऊं, सिंपल होता है जिसमें 1 सैंपल पॉइंट हो। अगर आप डेफिनेशन भूल गए हो तो 1 सैंपल पॉइंट वाला, तो अगर देखो तो ये A है और C है, तो A एंड C ये दोनों है ना, इनमें एक एक सैंपल पॉइंट है, R सिंपल, इनको सिंपल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही सैंपल पॉइंट है। कंपाउंड यानी कि मोर देन 1,
अच्छा, मोर देन वन सैंपल पॉइंट है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, मोर देन वन है क्या, तो यहाँ पे बचे बी, ये दोनों बचे बी और डी, तो बी एंड जो डी है वो आर कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन यही थी कि भैया मोर देन वन सैंपल पॉइंट होना चाहिए। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं 3 कॉइन्स आर टॉस, डिस्क्राइब। देखिए पहले बात तो सैंपल स्पेस बनाना जरूरी है। अगर 3 कॉइन थ्रो करे हैं तो 2 की पावर 3 करोगे, टोटल 8 जो है ना वो सैंपल पॉइंट बने। भाई तीनों पे हेड आ सकता है, 2 पे हेड, 1 पे टेल, करेक्ट। फिर कहता है कि भाई 2 इवेंट्स बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। देखिए अब पहला और 2 इवेंट लिखने हैं ना, तो 2 इवेंट मैंने ये लिखे। पहला इवेंट लिखा है गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम 1 हेड है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, 0 हेड भी चलेगा 1 भी चलेगा, तो यानी कि इसको मैं ट्रिपल टी लिख दूं और एटमोस्ट 1 हेड लिखूं तो 1 हेड तो यहां पे है, तो ये हो गया टी टी एच टी और एच टी टी, इस तरह से लिख दीजिए। गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल। अच्छा, एटमोस्ट 1 का मतलब है मैक्सिमम 1 टेल है, तो भैया 0 टेल भी चलेगा। और यहां पे एटमोस्ट 1 टेल है तो देखिए इसमें 2 एच और 1 टेल आएगा। अब ये बताओ, आपको खुद नहीं लगता कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो नल सेट आता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आप इस तरह से लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में, जरूरी नहीं कि आपको ये लिखे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 3 इवेंट्स, 3 लिखने, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव भी हो। एग्जॉस्टिव बता देता हूं, आप भूल गए हो तो। 3 को एग्जॉस्टिव कब कहते हैं? जब तीनों का यूनियन है वो सैंपल स्पेस बनाए। बात समझ में आई? और एक्सक्लूसिव कैसे कहते हैं? जब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो इस बार मुझे 3 वाले सेट डिफाइन करने हैं ना, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ये 3 मैंने डिफाइन करे हैं। गेटिंग एट लीस्ट जो है वो 2 हेड, ठीक है। गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल। अगर ये आप करोगे तो इन तीनों में जो ए बी सी यूनियन करोगे तो ऐसा आएगा, राइट। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लिक करा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 इवेंट विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये इजी है, यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन हो। वो आपसे पूछा है ना, तो बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं। चलिए, गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड जो है ना, एटमोस्ट का मतलब है कि 0 और 1 और 2 हेड हो, और एग्जैक्टली 2 टेल में तो सीधी सी बात है कि भाई ये एग्जैक्टली 2 टेल वाले कौन से हैं। यहां पे ये आप देखोगे जिसमें सिर्फ 2 टेल हैं ये वाले में, तो इसमें आप कॉमन मिल जाएगा आपको। फिर कहते हैं 4th वाला देखिए, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। यहां पे 2 इवेंट डिफाइन कर देते हैं, तो ये 2 इवेंट मैंने डिफाइन करे हैं, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड और गेटिंग एटलीस्ट 3 टेल। आई होप ये भी आप करके देख लीजिए। आपको कंफ्यूजन हो तो सबसे पहली बात है कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म की बजाय टेबुलर फॉर्म में करके देख लीजिए। ये था 3 इवेंट्स आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 3 टेल और गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, इन तीनों को आप करोगे तो ये तीनों इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं बट नॉट एग्जॉस्टिव। कभी अटक जाओ तो वर्ड प्रॉब्लम की बजाय इस तरह से लिख लो, ये ज्यादा बेटर है। बात बनी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वेल इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 1-2 पार्ट। कहते हैं 2 डाइस आर थ्रोन, तो सबसे पहले जो सैंपल स्पेस बनेगा ना वो 36 वाला बनेगा। ये आप भी एग्री करोगे, ये सैंपल स्पेस बनता है जिसमें 36 सैंपल पॉइंट है। कहते हैं ए इज गेटिंग एन इवन नंबर। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं ए है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। अगर इवन नंबर फर्स्ट पे है तो ये 3 हो सकते हैं, 2, 4 और ये 3 लाइन होगी। फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर है, लेकिन हमें पूछा गया ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बस ये जो इवन है ना इसकी जगह पे अगर मैं ओड लिख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले का आंसर बड़ा आसानी से मुझे मिल गया, मुझे सिर्फ ओड लिखना था। ये देखिए मैंने ओड लिखा, गेटिंग ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, 1 1 1 2 1 3। फर्स्ट डाइस की बात हो रहा है तो ओड नंबर में मुझे 1 वाले, 3 वाले और 5 वाले मिल जाएंगे, ठीक है।
उसमें नोट बी पूछा है सेकंड वाले में, तो बी में था गेटिंग ओड नंबर, नोट बी जो है ना वो बी कॉम्प्लीमेंट से लिखते हैं, तो ये अगर ओड है ना तो ऑब्वियसली नोट बी में इवन नंबर होंगे, तो इस केस में एक्चुअल में देखा जाए तो इवन नंबर वाला आ जाएगा। यानी कि आपको नहीं लगता कि ये ए ही था इसका ही आ गया, यानी कि देखिए इवन नंबर वाला हो गया। कौन कौन सा? 2 4 6 वाला। डन। अब ए और देखिए और वर्ड का मतलब होता है दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन अगर करोगे तो ओड और इवन दोनों मिला दिए तो मेरा मानना है कि ये तो पूरा हमारे सैंपल स्पेस ही बन गया। ये दोनों क्वेश्चन मैं एक साथ कर देता हूं। ये सैंपल स्पेस कैसे बन गया देखिए मैं समझाता हूं। भाई ओड और इवन दोनों मिल गए तो वो तो पूरे सैंपल स्पेस के बराबर हो गया ना, ये पूरा सैंपल स्पेस ही तो था। एंड का मतलब इंटरसेक्शन है। अब इन दोनों में ओड नंबर में और इवन नंबर में कुछ कॉमन नहीं होता, तो यहां पे 5 सेट होगा, यानी कि देयर इज नो एलिमेंट। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, ए बट नोट सी देखते हैं। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? नोट सी के हटाने हैं ना, और सी आपको पता है, सी आपको बता देता हूं। अगर देखिए इसमें मैंने आपको सी समझाया नहीं है। सी है गेटिंग ए सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस। यहां पे सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस है वो लेस देन और इक्वल। सम जो है ना डाइस पे वो भैया सम कितना हो सकता है? 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 तो हो ही नहीं सकता। तो ये कहता है सम होना चाहिए और इक्वल लेस देन 5, तो यही काउंट होंगे, इक्वल टू 5 भी, ये सी सेट होगा। तो इस केस में अगर हम सी सेट लेके करें और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा ए बट नोट सी। तो इसमें 2 वाले 2 4 2 5 2 6, 2 वाले 3 लिए, क्योंकि जो सम है वो मुझे देखिए यहाँ पे सम 6 है, यहाँ पे 7 है या 8 है। सम का ध्यान रखना है, सम क्या था? लेस देन और इक्वल टू 5 था, वो नहीं आने चाहिए। क्लियर? तो ये कुल मिला के ए के एलिमेंट लिखने थे और ए के एलिमेंट में से जो सी का जो था ना वो मुझे माइनस करना था। सी के तो सम तो चलिए बी और सी, और का मतलब यूनियन होता है, और यूनियन में हमें सम वाले काउंट कर लेंगे। सम वाले काउंट करेंगे तो देखिए बी में क्या था? ओड नंबर था, और सी में उनका सम लेस देन था, तो ये बी यूनियन सी, यहां पे बी यूनियन सी लिख देता हूं। बात बनी। बी एंड सी का मतलब होता है बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन। अब दोनों में कॉमन है वो हम इसमें काउंट कर लेंगे। तो लीजिए सबसे पहले तो मैंने एक दोनों में काउंट करा कॉमन वाला, तो ये वाले काउंट वाले हो गए। फिर देखिए लास्ट पार्ट क्या कर रहा है, कहता है बी नोट और सी नोट और ए में इनमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इनमें इंटरसेक्शन है तो इन तीनों के कॉलम में जो कॉमन आया ना वो आंसर ले लेंगे। तो आंसर देखता बताता हूं क्या आता है। इसका आंसर आ जाएगा 2,4 4 2,5 2,6। ये आप तभी लिख पाओगे जब आपके पास ए बी सी है और ए डैश बी डैश सी डैश है, ये तीनों सामने होंगे तो बड़ा इजीली आप लिख पाओगे। डन। आई होप ये एक इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। विद दिस आवर प्रोबेबिलिटी चैप्टर ओवर, दिस एक्सरसाइज ओवर। थैंक यू वेरी मच।